नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में वापस हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम लोग स्टैटिक्स जीके और करंट अफेयर्स दोनों जो है कवर करते हुए चलेंगे। तो जिनका भी एग्जाम है 13 और 14 जून को, बिल्कुल उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बिल्कुल आज हो गए आपके 4 जून और बिल्कुल आपके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। तो बिल्कुल रेलवे NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम देने वाले सभी लोग बिल्कुल एक्टिव रहिए और बिल्कुल बेहतरीन जो है तैयारी करते रहें। बिल्कुल प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेसिस पे जरूर लगाएं। बिल्कुल डेली वीडियो आ रही है रात को 8 बजे आप सभी के लिए, तो बिल्कुल आप लोग जरूर जुड़िएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल टेस्ट देते हुए चलिएगा। कहा जा रहा है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष दिया है, 21 है, 25 है, 30 वर्ष। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष जो है आपकी आयु जो है बिल्कुल होनी चाहिए। अगर राज्यसभा की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, तो राज्यसभा की बात अगर की जाएगी तो आप ध्यान रखेंगे इसके लिए जो है 30 वर्ष की आयु जो है निर्धारित है। आगे बात करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव केवल यहां पेश किया जा सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव कहीं पेश करना है तो कहां पे हम कर सकते हैं, केवल राज्यसभा में, लोकसभा में, या संसद के दोनों सदनों में, या केवल राष्ट्रपति भवन में। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव है तो ये केवल जो है लोकसभा में क्या है तो हो सकता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव। और ये जो है 50 जो है सदस्यों, कितने, तो बिल्कुल 50 जो है सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही पेश हो सकता है। तो 50 कम से कम उस पर जो है सिग्नेचर होने ही चाहिए। आगे बात करेंगे तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच जो है अधिकतम कितना जो है अंतराल हो सकता है, तो ये हो सकता है 6 महीने तक के लिए, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे बात की जा रही है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, यानी बजट का जो है विवरण किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात अगर करेंगे तो भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 112 में क्या है ये देखने को मिल जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इसे जो है वित्त मंत्री द्वारा जो है पेश किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे बजट की बात करेंगे तो। आगे बात करें भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। पार्लियामेंट में कौन शामिल होता है, केवल लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति है, या केवल लोकसभा और राष्ट्रपति। तो पार्लियामेंट की बात करेंगे, बिल्कुल ये 3 चीजों से अगर हम लोग बात करें, संसद की बात करेंगे तो इसमें जो है बिल्कुल कौन कौन है, तो 3 जो है फैक्टर जो है यहाँ पे 3 जो है तत्व इसमें शामिल होते हैं, जिसमें हमारा जो है लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट जो है होता है। तो इस हिसाब से सी क्या करेंगे आप, बिल्कुल जो है राइट कर देंगे, तो सी यहाँ पे राइट बिल्कुल हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो क्या कहा जा रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय जो है लेने का अधिकार जो है किसको दिया गया है, तो ये अधिकार जो है दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। साथ में ध्यान रखेंगे विधेयक का जो उल्लेख है, धन विधेयक के उल्लेख की बात करेंगे तो आपसे आर्टिकल पूछ सकता है, किस जो है आर्टिकल में धन विधेयक का उल्लेख है, तो 110 आर्टिकल में, 110 अनुच्छेद में। आगे बात की जा रही है लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ लोकसभा की बात की जा रही है। तो ये जो है कहा गया है जीवी मावलंकर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है भारत के जो है पहले जो है अध्यक्ष हैं लोकसभा के, और इसीलिए इन्हें क्या है तो फादर ऑफ लोकसभा कहते हैं। बिल्कुल ये पहले जो है क्या है तो अध्यक्ष रहे हैं, किसके, तो बिल्कुल लोकसभा के। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और इसीलिए क्या है इन्हें कहा जाता है। आगे बात करेंगे भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संसदीय प्रणाली की बात करेंगे, कहां से ये लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम, यूके से लिया गया है। कहां से, यूनाइटेड किंगडम से, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ध्यान रखिए, यहां लिख देते हैं वेस्टमिंस्टर, ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी क्या इसे हम लोग जानते हैं, जो संसदीय प्रणाली है इसे। आगे बात करेंगे वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। वर्तमान में बात की गई है लोकसभा में, तो इसमें जो है वर्तमान में बात की जाए तो 550 जो है निर्धारित है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 104वां जो है संशोधन किया गया संविधान में, ये किया गया 2019 में। कौन से नंबर का, 104वें नंबर का संशोधन हमारे संविधान में हुआ। और इसके बाद जो है एंग्लो इंडियन की सीटों को हटा दिया गया, जिससे अधिकतम जो सदस्य संख्या है 550 ही बचती है।
ठीक है, पहले जो है 552 हुआ करती थी, तो एंग्लो इंडियन से हट चुके हैं, इसलिए 550 हुई है। आगे बात करेंगे नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। नया जो संसद भवन है उसके जो है मुख्य वास्तुकार की बात यहाँ पे की जा रही है, तो नाम है बिमल पटेल। क्या नाम है? बिमल पटेल। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ट्यूशन वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करते हुए रहेंगे दोस्तों के साथ। चलिए आगे बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा संसद भवन कहाँ स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर बात यहाँ पे की जा रही है, तो सबसे बड़ा जो संसद भवन है ये कहाँ पे है? रोमानिया में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नई संसद में रखा गया सेंगोल किस साम्राज्य से संबंधित है। सेंगोल की बात यहाँ पे की जा रही है जो कि नई संसद में रखा गया है, तो इसका संबंध है चोल साम्राज्य से। किससे? बिल्कुल चोल साम्राज्य से। ध्यान रखेंगे, जो प्राचीन काल में जो है सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता था, तो उसी को इसमें जो है रखा गया है। 13 की बात करेंगे, यदि कोई सदस्य बिना सूचना दिए कितने दिनों तक संसद से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। अगर बिना बताए हम संसद में नहीं जा रहे हैं तो कितने दिन बाद हमको वहां से निकाल दिया जाएगा? तो 60 दिनों बाद। ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल 60 दिनों बाद क्या होगी? तो सदस्यता हमारी वहां से रद्द कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में बात की जा रही है, कितने जो है सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो यह जो है कुल बात करेंगे तो 12 लोगों को। ऑप्शन सी हो जाएगा। यह जो है कला के क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में हो सकता है, इसके अलावा बात करेंगे विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं। इसके अलावा समाज सेवा भी इसमें शामिल रहता है, समाज सेवा से भी किसी को भी क्या है, तो कुल 12 लोगों को जो है मनोनीत किया जा सकता है। इसलिए ये सभी प्रश्न जो है बिल्कुल रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अब तक के पेपर बात करेंगे 7, 8 और 9 मई को जो एग्जाम हुआ था उसका पूरा एनालिसिस कराया गया है। अब जाकर जो है जरूर देखें, पूरा वीडियो जो है पड़ा हुआ हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए वो सभी उसमें कवर किए गए हैं और उसी के बेसिस से प्रश्न जो है तैयार करके आपको कराया जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह रही है। करंट अफेयर बिल्कुल आपको कराए गए हैं कल की वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या है तो लगभग जो है 100 क्या है प्रश्न जो है करंट अफेयर के कवर किए हैं महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर बिल्कुल हमने देखा था ग्रुप डे में बने थे। एनटीपीसी एग्जाम में लगभग 20 प्रश्न जो है आपके करंट अफेयर से आने ही आने हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो जरूर करंट अफेयर वीडियो जरूर देखें, जिसमें लोग 100 प्रश्न जो है लगभग कवर किए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपके लिए। और 20 प्रश्न बिल्कुल ये 100% फिक्स है को आने ही आने हैं। आगे बात करेंगे तो इनमें से किस जो है विधि का प्रयोग राष्ट्रीय आय की गणना के लिए नहीं किया जाता है। अगर राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इनकम की बात करेंगे तो किसको जो है शामिल नहीं करते हैं हम लोग, तो इसमें जो है मैट्रिक्स विधि का जो है उपयोग नहीं किया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसमें जो है अगर बात करेंगे राष्ट्रीय आय की गणना तो है 3 मुख्य जो है तरीके से, जिसमें हम बात करें तो व्यय, उसके बाद जो है आय और उसके बाद जो है आउटपुट। तो ये जो है ये 3 तरीकों से ही क्या है तो आय की जो है गणना की जाती है। आगे बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। जीडीपी में किसका योगदान जो है सबसे अधिक है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे अधिक योगदान जो देखने को मिलता है सेवा क्षेत्र का। कितना नहीं, सर्विस सेक्टर का। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसे जो है टेरसरी सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरसरी सेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो है लगभग 56% का जो है योगदान करता है, अगर बात करेंगे हम सेवा क्षेत्र की तो, सर्विस सेक्टर की तो। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की बात अगर करेंगे तो इसका जो आकलन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। पहली बार पूछी जा रही है राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया गया ये पहली बार किसने किया था, तो नाम है दादा भाई नौरोजी। इनके द्वारा जो है पहली बार जो है ये किया गया था। साथ में इनकी जो है अपनी पहली पुस्तक की बात करेंगे तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, क्या है पुस्तक का नाम, चलिए यहां लिख देते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे। और इसमें जो है राष्ट्रीय आय का जो है आकलन किया गया है इनके द्वारा। अगला प्रश्न कहता है वास्तविक जीडीपी से क्या तात्पर्य है। वास्तविक जीडीपी की बात करेंगे
तो मुद्रास्फीति के लिए समायोजित जीडीपी, ये मतलब है किससे, तो वास्तविक जीडीपी से। अगला प्रश्न कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स इकोनॉमी का क्या अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का जो सह अस्तित्व है इसी को जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी कि सरकारी और प्राइवेट जब दोनों मिलकर काम करते हैं। आगे बात करेंगे व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए जो आय बचती है उसे क्या कहते हैं। व्यक्ति के पास जो खर्च करने के लिए आय बचती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है कहते हैं प्रायोज्य आय। क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम के रूप में क्या है उसे जो है जाना जाता है। आगे बात करेंगे, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्यक्ति की आय से जब प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट जो टैक्स है काट दिया जाता है उसके बाद बचने वाले पैसे की बात हो रही है। यानी आपने पैसा कमाया मान लेते हैं 100 रुपए, ठीक है, उसमें से 30 रुपए मान लेते हैं कि टैक्स क्या है आपका कट गया है, अब बचा 70 रुपये वो क्या है, तो हमारा प्रयोज्य आय है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन रहे। साथ में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी आपसे पूछ सकता है, तो 1885 में ही क्या है, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी और एओ हुम के द्वारा की गई थी। तो एओ हुम ने क्या की थी, तो स्थापना जो है इसकी की थी, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि अध्यक्ष कौन था। तो जब अध्यक्ष की बात करेंगे तो वेमेश चंद्र बनर्जी जो है अध्यक्ष थे, तो सी यहाँ पे जो है इसका क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे स्थापना तो 1885 में स्थापना हुआ और किसके द्वारा किया गया, तो एओ हुम के द्वारा किया गया। आगे बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय कौन था। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 हमने बताया हुई, लेकिन उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय नाम है उसका लॉर्ड जो है डफरिन। क्या नाम है, लॉर्ड डफरिन जो है क्या है, तो हुआ करता था, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, और बिल्कुल वायसराय था ये। आगे है कि 1919 में दिल्ली में आयोजित खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। 1919 में दिल्ली में आयोजित हुआ खिलाफत सम्मेलन, इसके जो है अध्यक्ष की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष के लोग बात करेंगे तो अध्यक्ष के रूप में जो है महात्मा गांधी को जो है चुना गया था, बिल्कुल सी हो जाएगा। महात्मा गांधी को जो है दिल्ली में हुई खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। हालांकि अगर बात करेंगे जो खिलाफत इशू था इसके जो है बात करेंगे तो दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, तो ये दोनों जो है लीड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उसी में महात्मा गांधी कहते हैं कि हमको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना है, असहयोग आंदोलन चलाना है, तो दोनों मिलकर क्या है यहाँ पे, ये दोनों भाई और शौकत अली और मोहम्मद अली और महात्मा गांधी जी मिलकर क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसको लीड करने, मतलब दोनों मिलकर बात करेंगे तो दोनों के अध्यक्ष के रूप में जो है महात्मा गांधी को चुना जाता है। आगे बात करेंगे कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में किस अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस जो है दो हिस्से में टूट जाती है, एक गरम दल में और एक जो है नरम दल में। ये कब होता है, किस अधिवेशन में होता है, तो सूरत अधिवेशन ध्यान रखेंगे जो कि 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इसे जो है अगर बात करेंगे नरम को जो है मॉडरेट भी कहते हैं और गरम दल को एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं। आगे बात करेंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। लाहौर बिल्कुल पाकिस्तान में है और ये जो है मांग करने वाले कौन थे, तो पंडित जो है जवाहर, ठीक है, जवाहर लाल नेहरू द्वारा क्या है, तो यहाँ पे जो है इसकी डिमांड जो है की गई थी और इसकी अध्यक्षता भी इन्हीं के द्वारा की जा रही थी। लाहौर में जो अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो नेहरू जी के द्वारा जो है किया जा रहा था। आगे बात करेंगे कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था। कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम की बात यहाँ पे हो रही है, तो पहली बार ये गाया गया 1896 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट होगा। कहाँ पे गाया गया पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे कोलकाता। कहाँ पे, बिल्कुल कोलकाता जो है अधिवेशन में जो है क्या है, तो पहली बार जो है कांग्रेस के मंच से ये गाया गया। आगे बात करेंगे महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कितनी बार बने हैं, तो बिल्कुल एक बार बने हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1924 में, डेट भी ध्यान रखेंगे कब बने थे, 1924 में बेलगांव, ठीक है, चलिए बेलगाम जो है अधिवेशन में, तो इसकी भी ध्यान रखेंगे, बेलगाम अधिवेशन हुआ और वहां पर इनके द्वारा क्या है, तो अध्यक्षता जो है की गई थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा।
डेट पूछे अगर आपसे तो 1917 का डेट ध्यान रखेंगे। अधिवेशन आपसे पूछ सकता है तो कोलकाता अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, तो कोलकाता जो है अधिवेशन में इनके द्वारा जो है अध्यक्षता की गई। आगे बात करते हैं 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुई, सुभाष चंद्र बोस ने वहां इस्तीफा दे दिया, तो किसे जो है अध्यक्ष बनाया गया, तो अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है 1939 में जो है गांधी जी के साथ जो है वैचारिक जो है मतभेद के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और इसी के बाद जो है यहाँ पे अध्यक्ष जो है चेंज किया गया। तो इसमें थे हमारे आज के जो है 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। महत्वपूर्ण फैक्ट भी हमने देखा, लगभग 50 प्रश्न आपके यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। तो बिल्कुल वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट जरूर करेंगे, लाइक वगैरह कर देंगे, शेयर कर देंगे। बिल्कुल सभी से निवेदन रहेगा सब्सक्राइब करने का यहाँ पे विशेष तौर पे, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाएं। सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री होता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप जाकर ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।